Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Guys, today inshallah we will discuss about the master theorem that is related to the design and analysis of algorithm. So guys, master theorem होता क्या है? हम इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मास्टर थ्योरम होता क्या है और हम इसको किस तरह यूज करते हैं रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम मास्टर थ्योरम की सम थ्योरेटिकल थिंग्स को देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है कि एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम द मास्टर थ्योरम फॉर डिवाइड एंड कंकर। ठीक है, रिकरेंसेस प्रोवाइडिंग एंड असिम्प्टोटिक एनालिसिस। असिम्प्टोटिक एनालिसिस बेसिकली गाइस आपके पास होती है कि आपके पास मैथमेटिकल नोटेशंस होती हैं। ठीक है, जिसके जरिए आप या किसी भी एल्गोरिथम्स की जो कम्प्लेक्सिटीज होती हैं उनको मेंशन करते हैं। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से आपने इससे पहले भी कई बार सुन चुका होगा कि कम्प्लेक्सिटी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती क्या है। ठीक है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी गाइस बेसिकली आपके पास होती क्या है? टाइम कम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, सिंपल वन वन वर्ड आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक लाइन के अंदर आपको डिफाइन करना बता रहा हूँ कि जो आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। जितना भी एक एल्गोरिदम, ठीक है, उसको कितना टाइम लग रहा है रन होने के अंदर, दैट इज कॉल्ड द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी होती है, क्योंकि स्पेस कम्प्लेक्सिटी ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का फोकस होता है, क्योंकि स्पेस का आजकल इतना कोई ऐसा इशू नहीं है कि स्पेस आपके पास काफ़ी होती है। स्पेस से मुराद ये है कि कितना उस एल्गोरिथम को स्पेस चाहिए रन होने के लिए, दैट इज कॉल्ड द स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, so time complexity is running time of an algorithm and space complexity is called how much amount of space is required of an algorithm to be run। ठीक है, this is called, ठीक है, ये होता है। तो इसके अलावा गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हमारे पास कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारे पास केसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द बेस्ट केस। ठीक है, आपके पास एक चीज कहलाती है बेस्ट केस। ठीक है, इसके अलावा गाइस आपके पास होता है दैट इज कॉल्ड द एवरेज केस। ठीक है, एवीजी। और इसके अलावा गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो थर्ड केस होता है दैट इज कॉल्ड द वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट से आपको पता लग रहा होगा कि सबसे कम, बहुत ही कम। बेस्ट से मुराद सबसे अच्छा केस और एवरेज से मुराद बेस्ट और वर्स्ट के दरमियान जो एवरेज के तौर पे काम करेगा, दैट इज कॉल्ड द एवरेज। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये होता है कि इसकी मैं आपको जनरल नोटेशन बता दूं, फिर हम सिम्प्टोटिक एनालिसिस या नोटेशन की तरफ आएंगे। गाइस जो आप बेस्ट केस को बेसिकली आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड ओ, और ओमेगा के साथ आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि गाइस एवरेज केस को गाइस जो आप रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड ओ थीटा। ठीक है, थीटा। और गाइस जो आप वर्स्ट को करते हैं दैट इज कॉल्ड बिग ओ ऑफ एन या एन। ठीक है, जिसके बारे में आप ज्यादातर सुनते हैं, हम ज्यादातर, क्योंकि हमारा टारगेट ये होता है कि वो कौन सी वर्स्ट पोजीशन है, मतलब मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है एल्गोरिथम को रन होने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो पार्टिकुलर फोकस होता है वो वर्स्ट केस के ऊपर होता है। ठीक है, हम वर्स्ट केस को डिस्कस करें। तो इसका कुछ ये थ्योरेटिकल थिंग्स है, इसको बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के ऊपर है। ठीक है, इसको फर्स्ट रिप्रेजेंट किया था जॉन बेटले ने। ठीक है, अनयूनिफाइंग मेथड। ठीक है, ये सारी इसके बारे में थोड़ी सी ये। तो हम गाइस इसको करते हैं कि मास्टर जो आपका थ्योरम है, ठीक है, वो फार्मूला वो आपका यूज होता है टू सॉल्व रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, रेकरेंस रिलेशन के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा गाइस नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो एक गाइस आपको एक चीज नजर आ रही होगी, दैट इज कॉल्ड द मास्टर थ्योरम। ठीक है, मास्टर थ्योरम और इसका जर्नल फॉर्मेट लिखा हुआ है ये वाला। ये गाइस बेसिकली है क्या जर्नल फॉर्मेट? जर्नल फॉर्मेट से मुराद इसका जर्नल फार्मूला है मास्टर थ्योरम का। ठीक है, जिसको आप आगे जाके अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर गाइस हम मैं वेरियस चीजों को डिस्कस करता हूँ, टी एन क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होता है, उसको मैं बारी बारी डिस्कस करता हूँ। गाइस जो आपके पास ये टी एन होता है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके पास एन जो है ना। ठीक है, टी को तो छोड़े, टी को तो आपके पास थ्योरम है ना। तो एन बेसिकली चीज है, तो एन क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? एन रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ इनपुट। ठीक है, जो आपके पास एल्गोरिथम है उसका इनपुट साइज कितना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इनपुट, ये जो भी चीज आप इनपुट दे रहे हैं उसका साइज कितना है। ठीक है, वेयर ए क्या चीज है गाइस? अब इस ए के ऊपर आता है। ए गाइस आपके पास शो करता है कि नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स इन द रिकर्जन। ठीक है, कि कितने प्रॉब्लम्स है आपके उस रिकर्जन के अंदर। ठीक है, आप सिंपली इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स इन द रिकर्जन। ठीक है, सब प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ सब सब प्रॉब्लम्स इन द रिलेशन, और सॉरी इन द रिकर्जन।
ठीक है, ये कहलाता है आपके पास बेसिकली ए। अब गाइस जो स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ये टी, वही चीज है एन ओवर बी। व्हाट इज दिस वन? एन ओवर बी बेसिकली गाइस आपका रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ ई सब प्रॉब्लम्स। ये तो आपके पास हो गया ना नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। अब एन ओवर बी क्या करेगा? एन ओवर बी बेसिकली आपको बताएगा कि इसका साइज क्या है ई सब प्रॉब्लम्स का। ठीक है, ये जो सब प्रॉब्लम्स आपने की है इसका साइज क्या है, ये बेसिकली आपको ये बताएगा। ठीक है, ऑल सब प्रॉब्लम्स। हम इसके अंदर चूंकि इस एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि सारे सब प्रॉब्लम्स का जो है वो साइज लेट्स सपोज इक्वल है। ठीक है, इसको हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एन ओवर बी आपको क्या बताता है? ये साइज बताता है कि ईच सब प्रॉब्लम का आपके पास साइज कितना है। और एफ एन दिस फंक्शन ये आपको क्या बताता है? ये बेसिकली आपको बताता है कि कॉस्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, ये आपको उसके ऊपर जो कॉस्ट होती है वर्क के ऊपर वो बताता है कि आउटसाइड द रिकर्सिव कॉल। ठीक है, जो इसके अंदर आपके पास इंक्लूड होता है डिवाइडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एफ एन। ये क्या आपको बताता है? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आपको बताता है कॉस्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, जो आउटसाइड से रिकर्सिव कॉल होगी उसके ऊपर कॉस्ट। और इसके अंदर ये बताता है कि इसको डिवाइड करेंगे जब हम प्रॉब्लम्स को, और उसको फिर क्या करेंगे हम मर्ज करेंगे सॉल्यूशंस के अंदर, तो उसके ऊपर टोटल कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एफ एन। ठीक है, फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर एक और टर्म्स होती है डेट इज द ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी को आप सपोज कर ले कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, जबकि ये आपके पास जो एफ एन है इसको बेसिकली हम एसिम्प्टोटिकली पॉजिटिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस फंक्शन के तौर पे हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये शुड पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, इसको ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। एज तो क्या आपको पता है कि असिम्प्टोटिकली जो पॉजिटिव फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है? वो लार्ज वैल्यूज के लिए सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि आपके पास जो फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। एफ ऑफ एन जो आपके पास होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस जो आपके पास बेसिकली मास्टर थ्योरम यूज होता है वो आप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको बता दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को आपको कैलकुलेट करने के लिए रिकर्सिव रिलेशंस लाइक आपके पास डिवाइड एंड एल्गोरिथम के लिए सिंपल एंड क्विक वे माना जाता है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं गाइस के ऊपर। इसके ऊपर कुछ गाइस केसेस होते हैं। ठीक है, इन केसेस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सारा जो आपका एल्गोरिथम है वो इन केसेस के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, केसेस गाइस आपके पास क्या होते हैं? ठीक है, मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। ठीक है, ये जो गाइस आपके पास टी टी था ना, ये वाला टी, ये बेसिकली आपके पास क्या था? ये टी आपको बता रहा था कि आप ये एसिम्प्टोटिक बाउंड्स आपको बता रहा है। ठीक है, बेसिकली टी आप इसको ऐसा कांस्टेंट भी ले सकते हैं। तो गाइस आपके पास केसेस है केस वन, केस टू एंड केस थ्री। तो इसको हम डिस्कस करते हैं केस वन, केस टू, केस थ्री क्या है। गाइस अगर वो कहता है कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो आपका अगर लेस देन हो जाए इस एक्सप्रेशन से, तो जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो किसके साथ आएगी? थीटा ऑफ। ठीक है, थीटा ऑफ दिस वन, जो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो डेट वन वो होगी। ठीक है, लेट्स से मैं आपको अगर कहूँ जी कि ये आपने लेस देन, ये आपको एक लेट्स से क्वेश्चन गिवन था। ठीक है, उस क्वेश्चन की जब आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली, तो वो लेट्स से जो आपके पास ये इसकी आप कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे ना इस वाले फंक्शन की। ठीक है, अगर वो इससे क्या हो जाए? लेस देन हो जाए, तो इसका मतलब वो जो हम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो क्या होगी? थीटा ऑफ डेट वन। ठीक है, इसके लिए और इसका जो बस इसके लिए यही, इसको यही समझना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा गाइस गाइस जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो एन थीटा ऑफ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी प्लस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का आपको क्या होगा? लॉग, सॉरी लॉग एन, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी। इसके अलावा जब ग्रेटर देन होगी तो थीटा ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, थीटा डाल के जो उस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको हम निकालेंगे। तो ये हम देखते हैं नीचे जाकर। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सा। ठीक है, लेस देन होगा तो क्या होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। ये गाइस लेट्स सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है। इसके अंदर गाइस ये आपके पास टी एन है। ठीक है, सबसे पहले गाइस क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है, अगर फार्मूला को देखा जाए जो हमने ऊपर स्टार्ट में जनरल फार्मूला देखा था, तो हमें उसके अंदर ए और बी गिवन थी। तो हम सबसे पहले इसमें से ए और बी निकालना है। याद रखिए गाइस, ए पहली वाली जो वैल्यू होगी, पहले वाला जो वैल्यू होगी उसको ए हम कहेंगे, और जो सेकंड वाली वैल्यू होगी जो डिवीजन के अंदर होगी उसको हम बी कहेंगे। पहली वाली वैल्यू हमेशा ए होगी, सेकंड वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी? बी होगी। ए और बी तो गाइस आपको मिल गया। अब फंक्शन ये जो बेसिकली टी टी है ना, ये आपके पास बेसिकली क्या फंक्शन है जिसको हम एसिम्प्टोटिकली बाउंड कह रहे हैं। ठीक है, ये एफ ऑफ एन, ये चीज आपके बेसिकली ये नोटेशंस आपकी बन रही है। ठीक है, अब गाइस इसके ऊपर मास्टर थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ठीक है,
मुझे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, इधर आ गए गाइस। अब हमने क्या करना है, ठीक है, चूंकि हमें ये गिवन है, हमने कहा था जी हमने ये चीज निकालनी है, चूंकि आपका जो केसेस है वो इस तरह बने हुए ना, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू दिस वन लॉग है, हर एक में ये आपको चाहिए लॉग एन लॉग ऑफ ए बी टू ए, ठीक है, बेस ई टू दिस वन, ये आपको निकालना है एन लॉग ऑफ ए हर केस में। तो देखिए गाइस, एन एज इट इज आ जाएगा लॉग ए टू बी। ए हमारे पास गाइस क्या था, 4 था, ठीक है, और बी आपके पास क्या था, ये। जब आप गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड द एन स्क्वेयर, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, एन स्क्वेयर। अब गाइस आपको एन स्क्वेयर मिल चुका। अब हमने देखना है क्या, क्या एफ ऑफ एन, देखेंगे लेस देन वाला केस बन रहा है। लेस देन वाला कैसे केस बन रहा है, जो आपके पास एफ एन था ना, एफ एन हम आपके पास क्या था, एन था, ठीक है। अब चूंकि एन जो हो गया, एन बड़ा है या हमारे पास एन स्क्वेयर बड़ा है यहाँ पे, एन तो ये आपको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ तो एन गाइस आपको ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। ये मुझे ये देखिए, ये देखिए गाइस, आपको एन ये ऑलरेडी गिवन था, एफ ऑफ एन क्या था, एन आपको ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए मेरे पास ये एन और ये एन स्क्वेयर आ गए। अगर मैं उसको जो हमारे पास केसेस उसको देखूं तो उसमें लिखा था अगर एफ ऑफ एन जो आप निकालेंगे उससे कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि एन जो है वो छोटा है एन स्क्वेयर से, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये केस वन आपका बना। केस वन कैसे बना ये आपको मैं फिर बता देता हूँ। क्योंकि गाइस हमारे पास एफ ऑफ एन ये था, ठीक है, और जो हमारे पास ये एन लॉग ए टू बी की वैल्यू आई वो आई ये वाली। मतलब मेरे पास केस ये था, केस हमारे पास तीन थे ना, तो इसमें से केस कौन सा बन रहा है हमारे पास, ऑब्वियसली हमारे पास इसमें केस कौन सा बन रहा है, हमारे पास केस ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये वाला। एफ ऑफ एन जो है वो लेस देन है लॉग ऑफ ए टू बी, ठीक है। और ये कैसे काम है अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि इसकी हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी वो n है, और इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आई है मेरे पास, ये वाली एन स्क्वेयर। देखिए ये अब हो गए कम, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें गाइस जो हम करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। जो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो आपकी क्या होगी, दैट इज कॉल्ड द थीटा ऑफ दैट वन, ठीक है। थीटा ऑफ जो एन लॉग की आएगी वो वैल्यू होगी, मतलब थीटा आपने एज इट इज लिखना है। और जो आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके निकाला था ये वाला, इस एक्सप्रेशन को जो सॉल्व करके टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली है वही ओवरऑल फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी कंसीडर की जाएगी। This is called the O n square. So the time complexity for this given function is O n square. ठीक है, ये इस तरह मास्टर थ्योरम आपका वर्क करता है, ठीक है। अब ये जो आपके पास गिवन फंक्शन था इसकी कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या आई, ओ एन स्क्वेयर, और ये मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एक दो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले गाइस आप ए और बी चेक करें। अकॉर्डिंग टू मी ए आपको पता है ए 2 है, ठीक है, बी भी आपके पास 2 है, ठीक है। जबकि फंक्शन ऑफ एफ एन क्या गिवन है, एन, वो भी हमने लिख दिया। अब चूंकि हमने निकालना ये चीज, ये आपने हर चीज हर सूरत निकाली है, लॉग ऑफ ए टू बी, ए और बी की वैल्यू को पुट करें तो आपके पास एन आता है। अब गाइस आपके पास केस कौन सा बनता है, अब आपके पास मैं केस को लिखूं तो मेरे पास बेसिकली केस है एफ ऑफ एन, इसकी भी एन है और इसकी भी एन है। देखिए इस एफ ऑफ एन की भी एन है, और जो एन लॉग ऑफ ए निकाला है उसकी भी एन है। जो हमने कहा था ये हमारे पास केस नंबर बनता है, केस नंबर आई थिंक 3 बनता है, जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर दोनों की इक्वल हो जाती है, ठीक है, दोनों की कम्प्लेक्सिटीज इक्वल हो जाती है ए टू बी, ठीक है, हमने कहा था दोनों कम्प्लेक्सिटी इक्वल हो जाती है एन इक्वल टू एन, ठीक है। केस 2 था हमारे पास, ठीक है। तो केस 2 के अंदर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास केस 2 था तो दोनों की कम्प्लेक्सिटीज आपस में इक्वल हो चुकी हैं, तो ओवरऑल फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा इनटू एन, ठीक है। एन तो देखिए दोनों की कम्प्लेक्सिटी इक्वल है तो ओवरऑल एन ही आएगा, दोनों को कर एन एन आपके पास तो एक एन को हमने कॉमन कर लिया, एक एन और साथ डॉट लॉग एन, ठीक है। ये लॉग एन के साथ ऐड हो जाएगा अगर फंक्शन की, और जो आपने एन लॉग ए टू सॉरी बी टू ए जो आपने निकाला है, अगर ये दोनों की कम्प्लेक्सिटी आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उस सूरत के अंदर आपका जो एक तो रिजल्ट आ गया ना एन, और साथ उसके आप लॉग एन को ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी ये बन जाती है आपकी फंक्शन की ये वाली, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको समझ आ रहा होगा। जस्ट आपने किसी को रिमेम्बर रखना है कि अगर लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल देन हो तो कौन सा केस सॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दिस वन। इसके अंदर गाइस आपके पास बेसिकली क्या है, देखिए आपके पास ए आपके पास 2 है, बी आपके पास 2 है, एफ ऑफ एन आपके पास क्या है,
एन स्क्वेयर, ठीक है। सॉरी, मैं आपको, मुझसे एक मिस्टेक होगी, मैं आपको एफ ऑफ एन ये बता रहा था। एफ ऑफ एन आपके पास ये होता है, ठीक है, इस साइड वाला मैं आपको ऊपर दोबारा लेकर चलता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एन आपका ये वाला होगा, ठीक है, ये देखिए, ये आपका एफ ऑफ एन है, ठीक है, ये वाला, ये एफ ऑफ एन है, ठीक है। इसके अलावा ऊपर अगर मैं लेके जाऊँ तो ये भी आपके पास एफ ऑफ एन, ये सॉरी साइड होती है, ये वाली नहीं होती, ठीक है, एफ ऑफ एन ये, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। एफ ऑफ एन आपके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड द एन स्क्वेयर, ठीक है। एफ ऑफ एन भी आपके पास आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, फार्मूला ये वाला अप्लाई करें तो इसका ओवरऑल रिजल्ट आपके पास आता है एन। अब देखिए गाइस, आपको क्या कह रहा है, एफ ऑफ एन, ठीक है, एफ ऑफ एन, और जो आपने निकाला है एन लॉग ए टू बी, ठीक है, सॉरी बी टू ए, ठीक है, ये हो गया, ये आपने निकाला। अब ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं, जो आपके पास ये एन वाला है, ये केस में आप देखिए, आप खुद बना लेंगे, आपको खुद समझ लग जाएगी। ये जो आपने एन लॉग एट निकाला, इसकी वैल्यू क्या थी, एन, जबकि जो आपके पास एफ ऑफ एन था वो क्या था, एन स्क्वेयर। तो अब इस सूरत में क्या केस बनता है, एन स्क्वेयर बड़ा है एन से, तो इसमें आपके पास केस नंबर कौन सा बनता है, थ्री वाला, जिसके अंदर आपके पास एन स्क्वेयर जो है वो बड़ा हो जाता है, तो जिसमें आपके पास एन स्क्वेयर अब एन से बड़ा है, तो इसका मतलब फंक्शन जो आपको गिवन था, कम्प्लेक्सिटी उसी की बड़ी है, जो आपने निकाली है उसी कम्प्लेक्सिटी बड़ी नहीं है। तो उसके अंदर केस में क्या होगा, आप जस्ट थीटा ऑफ दैट वन, ठीक है, थीटा ऑफ दैट फंक्शन, जो भी आपको फंक्शन फंक्शन की जो कम्प्लेक्सिटी गिवन थी, आप जस्ट थीटा के साथ वो लिख लें, तो वही ओवरऑल फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी मानी जाएगी, ओवरऑल सॉरी, उस जो आपका क्वेश्चन होगा उसकी कम्प्लेक्सिटी मानी जाएगी। तो गाइस, ये था मास्टर थ्योरम, जिसके अंदर हमने वेरियस चीजों को डिस्कस किया। मैं आपको एक बार दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस, कोई मुश्किल नहीं है गाइस, आपको ए और बी ऑलरेडी आपको गिवन होता है, ए फर्स्ट वाला नंबर होता है और बी सेकंड वाला जो डिवीजन के अंदर होता है, ठीक है, जो आपको बताता है कि नंबर ऑफ जो सब सीक्वेंस है वो कितनी डिवाइड है। और जो एफ ऑफ एन होता है वो आपके पास ये होता है, ठीक है। केसेस आपने पढ़ लिए, एक केस इक्वल होता है, एक केस लेस देन होता है और एक ग्रेटर देन होता है, बस आपने तीनों में कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। तो चूंकि इसके अंदर हमारे पास जो एफ ऑफ एन था वो बड़ा आया था, तो हमने कहा जी जो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी होगी वो थीटा ऑफ जो आपके पास एफ ऑफ एन गिवन था उसी की होगी, उसकी नहीं होगी जो आपने निकाला, क्योंकि उसकी हमारे पास कम आ चुकी है, कम आएगी तो फंक्शन की वही कम्प्लेक्सिटी मानी जाएगी। तो ये गाइस आज की वीडियो थी, जिसके अंदर हमने मास्टर थ्योरम पर डिस्कस किया। गाइस वेरी वेरी इजी थिंग्स है, ठीक है, आपने जस्ट केस तीन केसेस को याद रखना है, तीन केसेस को गाइस आप याद कर ले तो आपके लिए ये एक मास्टर थ्योरम कुछ भी नहीं है। तो ये गाइस आज की वीडियो थी, अगर आपको गाइस पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को रेटिंग दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।